बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो अंडरवेट होने की वजह से ना डेली बेसिस पे बहुत सारी बातें सुन रहे होते कुछ अर्सा पहले थरपारकर का या थल का एक वाकया सुने होंगे कि फलां बच्चे जो गिज़ाई किल्लत से मर गए। गिज़ाई किल्लत से मरे थे वो सारे बच्चे अंडरवेट थे या माल नरिश थे। यूनिसेफ जो है वो ओवरवेट पे बहुत कम काम कर रहा है, लेकिन वो अंडरवेट पे ज्यादा काम कर रहा है। 43% बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं इस वक्त जिनकी न्यूट्रिशन ही कंप्लीट नहीं होती। मेरी सराउंडिंग में जो लोग अंडरवेट है ना, उनमें मैंने एक चीज तो मस्त देखी है, वो है वो उनके डिफरेंट स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों में कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाता है, वो ज्यादा काम करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट कर जाता है कि आप एक टाइम के अंदर 4-4 रोटियां भी बैठ के खा रहे हैं लेकिन आपको लग नहीं रही। सीड्स किस पर्पस के लिए यूज होता है? एक ग्लास दूध में जो कैल्शियम है उतना ही आपको 1 टेबल स्पून चिया सीड से मिल जाएगा। ये टोटली फेक है। मोरिंगा हो गया, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, कोई भी सीड किसी डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकता अनटिल कि आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल अडॉप्ट ना करें। हमें कोई 5 से 7 ऐसे फूड आइटम्स बता सकते जो उन्हें एज अ स्नैक यूज करना चाहिए, तो उससे उनकी हेल्थ पे, उनके वेट पे बड़ा अच्छा एक इफेक्ट आएगा। मुख्तलिफ डाइट प्लान्स और जिम करके हम बहुत सी वीडियोस में वजन घटाना तो सीखते हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप भी अंडरवेट होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं? तो आज हम आपको वो डाइट प्लान बताएंगे और वो रूटीन बताएंगे जिसकी वजह से आप अपना ये मसला हल कर सकते हैं। तो ये सब जानेंगे आज हम डॉक्टर जुबैर अफजल से, तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज हम बात करेंगे अंडरवेट और वेट लॉस पे, ठीक है। वेट लॉस की तो हम बहुत ज्यादा टेक्निक्स, बहुत ज्यादा टिप्स, ये तो और मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में से है। लेकिन मैं चाह रही थी कि आज हम उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाएं जो अंडरवेट हैं, जो ये क्वेश्चन मुझे भी इनबॉक्स में आ रहे होते हैं कि आप वेट लॉस पे तो बहुत वीडियोस बनाते हैं, अंडरवेट पे भी कुछ वीडियो बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली मेरी उन ऑडियंस के लिए भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं हाँ जो जी, बिल्कुल। अंडरवेट होने की वजह से ना डेली बेसिस पे बहुत सारी बातें सुन रहे होते हैं हाँ अपनी जी, बिल्कुल। कम्युनिटी से, हाँ अपनी जी। सराउंडिंग से। तो मुझे ये बताएं कि अंडरवेट होना भी इटसेल्फ क्या कोई बीमारी है? जी, डेफ़िनेटली बात है, आपकी बॉडी के लिए कोई ऑप्टिमम स्टेज होती है वेट की, ठीक है? उसको हम बीएमआई से काउंटर करते हैं। बीएमआई स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? 18.5 से लेकर 23.9 तक जो है वो आइडियल बीएमआई होता है। ठीक है। हम कहते हैं कि इस इंसान की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम है, और इसको हम बड़ा शॉर्ट टूल और ईज़ी और नॉन एक्सपेंसिव टूल्स के तौर के ऊपर देखते हैं। कोई भी पेशेंट आता है, हम फ़ौरन से उसका बीएमआई कर लेते हैं काउंटर। और बीएमआई क्या होता है कि वेट इन केजीज़ और हाइट इन मीटर स्क्वायर में। ठीक है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक पेशेंट का जहाँ एक पर्सन का जो है बीएमआई आ जाएगा। इसे ठीक बॉडी है। मास इंडेक्स कह दिया। 18.5 से लेकर 23.9 तक आइडियल है। 23.9 से अगर हम जब ऊपर जाएंगे, पहले ओवरवेट की कैटेगरीज आएगी, फिर ओबीज क्लास 1 आएगी, 2 आएगी, और देन सुपर ओबीज कैटेगरीज आएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। 18.5 से जब हम नीचे आते जाएंगे तो अंडरवेट है। ओवरवेट होना भी बीमार है, और अंडरवेट होना भी किसी बीमारी को इंडिकेशन करता है, ठीक है। तो हम अगर कहते हैं कि कोई पर्सन का वेट जो है नॉर्मल बीएमआई से कम है, तो इस मीन कि वो कोई ना किसी बीमारी से ज़रूर लड़ रहा होगा, ठीक है। और अंडरवेट जो सिर्फ मेल्स या फीमेल्स नहीं है, ये ओवरऑल कम्युनिटी में हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि जो है सिर्फ मोटा होना ही बीमारी है, पतला होना बीमारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसे, है। बिल्कुल और ऐसे। इसमें मोस्टली जो है मेल जो लड़के हैं उनको टारगेट किया जाता है, और उनको कहा जाता है कि तुम हैंगर लग रहे हो, ठीक है, तुम पतली तीली लग रहे हो, बिल्कुल ठीक ऐसा। है। और जो बहुत मोटे होते हैं उनको कॉन्सेप्ट बॉडी शेमिंग के तौर पे कहा जाता है कि तुम ड्रम लग रहे हो, बिल्कुल या ऐसा। तुम एक फॉर एग्जांपल गांव या देहात में कहते हैं कि तू मज बन गया, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। बिल्कुल तो ऐसा। ये इस तरह के जो है ना आपको टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती हैं, बट अंडरवेट वाकई एग्जिस्ट करता है और ये एक बीमारी है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि अंडरवेट होने की वजह से हमारे हेल्थ रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, हम माल नरिश हो जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक स्पेसिफिक वेट होता है। अगर उसको वो स्पेसिफिक वेट नहीं है तो अंडर न्यूट्रिशन होगा, कि मीन्स को उसको माँ से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिली, कि जो उसको एक जो न्यूट्रिशन अगर मिलती तो वो वेट वो कैरी करके आता। और जब वो 9 मंथ के बाद बर्थ होती तो उसका वो एक आइडियल वेट होता है, ठीक है। ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी बॉडी के एक सर्कमफेरेंस मेजरमेंट्स लेते हैं, लाइक उसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं, हेड सर्कमफेरेंस लेते हैं, टमी एरिया लेते हैं, बाकी ओवरऑल लेंथ के लेते हैं। अगर वो एक जो स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ ने या हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सेट किया हुआ है उससे कम है,
डेफिनेटली बात है कि यहाँ तो वो अंडरवेट होगा या माल नरिश होगा। उसमें फिर हम्म, आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। आपने कुछ अरसा पहले थरपारकर का या थल का एक वाकया सुने होंगे कि फलां बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत से मर गए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? वो बिल्कुल जो ऐसे। ग़िज़ाई किल्लत से मरे थे वो सारे बच्चे अंडरवेट थे या माल नरिश थे, ठीक है? अब हम्म, अंडरवेट और माल नरिश होने की वजह से वो बीमारियों से लड़ नहीं सके, वो मौसम की सिविरिटी से, एनवायरमेंटल फैक्टर से लड़ नहीं सके, वो वायरल इन्फेक्शन से नहीं लड़ सके, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं लड़ सके, क्योंकि उनके पास वो न्यूट्रिशन ही नहीं थी जो उन्होंने किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए लेनी थी, जिससे अल्टीमेटली उनकी डेथ होना शुरू हो गई। और आपने देखा होगा बहुत से इदारे उसके बाद जो है वो हरकत में आए थे। यूनिसेफ जो है वो ओवरवेट पे बहुत कम काम कर रहा है, जिसे यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है प्रॉपर जो बीमारियों पे काम करता है, लेकिन वो अंडरवेट पे ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि हम्म, अंडरवेट जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और पाकिस्तान में बहुत से बच्चे, जिसमें 43% बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं इस वक्त जिनकी न्यूट्रिशन ही कंप्लीट नहीं होती, हम्म। वो अंडरवेट होते हैं। अगर उस वक्त ही उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती उनको अर्ली स्टेजेस के अंदर, ठीक है, अगेन वो वहाँ पे अंडरवेट कंटिन्यू रहते हैं। अच्छा, ट्रिल अगर यहाँ पे मैं आपसे एक डॉक्टर ज़ुबैर क्वेश्चन करूँगी कि हाँ जी। जैसे आपने बताया कि मदर की साइड से ही अगर आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ पूरी नहीं है हुँ, तो वो बच्चे अंडरवेट हो जाते हैं। जी। तो आप यहाँ पे उन मदर्स को क्या मैसेज देंगे जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और जिन्होंने आगे एक बच्चे को डिलीवर करना जी। है ताकि वो एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकें? जी। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन पे बिल्कुल काम नहीं हुआ हुआ। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, ओपीडीज़ में चले जाएँ, बने-बनाए चार्ट्स होते हैं, हर इंसान को उठा के वही दे दिए जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें फूड इंटॉलरेंसेस क्या है, फूड इंसेंसिटिविटीज़ क्या हैं, तुम्हारी डेली कैलोरी इंटेक क्या है। वो उठाए जाते हैं और पकड़ा दिए जाते हैं। और मोस्टली लोग जो हैं, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतना कम है कि लोगों को वो पढ़ना ही नहीं आता। और हुँ, हमारे बेसिक लेवल के ऊपर जो है, जो प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन उस पे काम ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास अफ़रात ज़र कम हो गई है। हुँ, 43% जो लोग जो हैं, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ जनूबी पंजाब से, वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हुँ, जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन से अपनी मिसेज़ को या अपनी जो है उनकी ज़ौजा है, उनको क्या देंगे? ठीक है। हुँ, और मोस्टली कॉन्सेप्ट ये है कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत कम है। अभी पहला बच्चा जो है, वो अभी 8-9 माह का होता नहीं है तो दूसरा बच्चा आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। पहले बच्चे को 2 साल की मदर फीड मिलती नहीं है जो उसकी पहली न्यूट्रिशन है, तो दूसरा आ जाता है, उसकी हाफ न्यूट्रिशन तो वहीं पे रह गई। तो ज़ाहिर-सी बात है वो अंडरवेट होगा या फिर आगे मेडिकल डिज़ीज़ जैसे होती हैं, क्वाशियोकोर में चला जाएगा या ब्रेस्टमेस में चला जाएगा या प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का बच्चा वो जो है उससे अफेक्टेड हो जाएगा। उसमें क्या होता है, अब हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, मैं रहीमिया खान पीड्स वार्ड में अक्सर जब भी विज़िट होता है देखता हूँ तो उसमें से बहुत से बच्चे जो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार होते हैं, वो अंडरवेट होते हैं या माल नरिश होते हैं। उसकी रीज़न ही ये है हुँ, कि उनके पास उतने फूड सोर्सेज़ तो होते नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे पैदा करते जाते हैं। उनकी हुँ, वो पहले वाले बच्चे की वो इतनी न्यूट्रिशन कंप्लीट होती नहीं है कि नेक्स्ट आ जाता है, वो नेक्स्ट को भी प्रॉपर केयर नहीं मिलती। इसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग या प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के ऊपर कोई भी इस वक़्त काम नहीं नहीं हुआ हो हो, रहा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। इसका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको कौन-सी डाइट लेनी है, सेकंड में कौन-सी लेनी है, थर्ड में कौन-सी लेनी है और उसके बाद जो मदर फीड करवा रही है उसको कौन-सी डाइट लेनी है। हुँ, क्योंकि मोस्टली मदर जो है वो ड्यूरिंग फीडिंग भी अपना वेट लॉस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ड्यूरिंग फीड मदर को एटलीस्ट 8 टू 1000 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, ठीक बिल्कुल है? ऐसे। इसी तरह जब माँ एक प्रेगनेंसी के पूरे प्रोसेस से गुज़र रही होती है, वो अपने अंदर एक पूरी नई ज़िंदगी को फीड करवा रही होती है, ठीक है? अब बच्चा वो अपने नए ऑर्गन डेवलप कर रहा था, उसकी भी कैलोरीज़ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, उसको भी ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए होती हैं, उसको प्रोटीन चाहिए होता है, कार्ब चाहिए होते हैं, फैट चाहिए होते हैं, उसके साथ उसको हेल्दी नट्स चाहिए होते हैं। बट क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महँगी हैं, लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो बच्चे जो पैदा होते हैं या उनकी पैदा होते डेथ हो जाती है, अगर वो सर्वाइव भी कर जाते हैं तो अंडरवेट होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको आने वाली ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जेनेटिकली भी होता है कि लाइक अगर मदर ने अपनी यंग एज बहुत हुँ, स्किनी गुज़ारी है तो आगे बेटी भी बहुत स्किनी पैदा होगी। हुँ। ये इस तरह भी फ़ॉल कर रही होती है कि ये बस ऑटोमेटिकली आपकी जी, बॉडी जी, वाइज़ बिल्कुल डिफरेंट फ़ैरी होता है? कर रही होती है। हम अंडरवेट को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखते हैं। फर्स्ट कि डिज़ीज़ अफ़ेक्टेड, नंबर 2 एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो ज़ाहिर है कि उसको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली या उसकी वजह से नहीं हो सकता। डिज़ीज़ फैक्टर को पैदा होते हुए कोई बीमारी थी। थर्ड नंबर पे आता है जेनेटिकली, हुँ, ठीक है? कि आपकी फ़ैमिली में अगर आपके चचा-ताया जो हैं वो बिल्कुल स्किनी हैं या मामू वाली फ़ैमिली में कोई स्किनी है, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जीन्स अपने पेरेंट्स से कैरी करता है। अगर वो मदर वाली साइड से जीन्स कैरी कर रहे हो तो ज़ाहिर है कोई चचा, मामू जो है, नाना-नानी, उनमें से कोई स्किनी होगा।
ठीक है, अगर वो अपने फादर वाली साइड से जीन्स कैरी कर रहे थे, तो मीन कुछ कुछ चचा ताया वगैरह भी स्लिम स्मार्ट हो सकते हैं, या उनके बहन भाइयों में कोई कोई स्किनी हो सकता है जिसका अंडरवेट हो, ठीक है। तो हुँ। डेफिनेटली बात है, वो थ्रू आउट द लाइफ फिर वो जेनेटिकली स्किन स्लिम ही रहेगा। बट ये है कि अगर अगर स्किनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं लेनी, आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तब भी लेनी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़ुबैर, एक जो जितनी मेरी सराउंडिंग में जो लोग जी। अंडर वेट है ना, उनमें मैंने एक चीज़ तो मस्त देखी है, वो है हुँ, वो उनके डिफरेंट स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं। उनका स्टमक मैंने कभी हेल्दी नहीं देखा, तो हुँ। इसकी क्या रीज़न है? जितने भी अंडरवेट लोग होते हैं ना, वो सोसाइटी का एक हैवी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये तो है। वो स्कूल में जाते हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स उनको ताने दे रहे होते हैं, ओए तू टांगा लगदा पिया वा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे वो है। घरों में आते हैं तो पेरेंट्स कह रहे होते हैं जी ये तो बिल्कुल जो है मरियल है, इस तरह के कॉन्सेप्ट। उसकी वजह से क्या होता है कि वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी खाना छोड़ देते हैं। बॉडी ठीक। शेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बॉडी शेमिंग तो बहुत ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को तो वैसे बेसिकली क्लियर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनको नहीं पता कि वो किस फाइनेंशियल स्टेज से गुज़र रहा है, कि उसके घर के हालात इतने अच्छे हैं कि वो ऐसी फूड अफ़ोर्ड कर सके। उनको नेक्स्ट पर्सन को ये नहीं पता कि वो किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? उसके बाद उसको ये नहीं पता कि उसकी हेल्थ स्टेट कैसी है, वो कौन-सी चीज़ों से लड़ रहा है, ठीक है? हुँ। लेकिन फ़ौरन बॉडी शेमिंग शुरू कर दी जाती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि जिन लोगों को स्टमक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसके रीज़न यही होती है कि ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, या अंडरलाइंग जो है उनका जो कैलोरी इंटेक भी होता है वो बहुत लेस होता है, या वो कैलोरी इंटेक जो है बहुत पुअर होता है। उस कैलोरी इंटेक में क्या होता है, या हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो ले रहे होते हैं, या प्रोटीन नहीं ले रहे होते, ठीक है? हुँ। कि उनकी बॉडी प्रॉपर एक रिपेयरिंग प्रोसेस से नहीं गुजर रही होती, या फिर वो अंडर कैलोरीज होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हर इंसान को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर अपना मैंने 60 केजी वेट मेंटेन करना है तो मुझे मेंटेन करने के लिए ये कैलोरीज चाहिए। अगर लॉस करना है तो उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर दूंगा। अगर मैंने वेट गेन करना है तो मुझे उसके अंदर 5 टू 1000 कैलोरीज का एडिशन करना है। हुँ। बट यही लोगों को नहीं पता कि मैंने कितनी कैलोरीज लेनी है। तो इसलिए बस जो घर में बनता है रोटी सालन उसी पे वो कैरी ऑन करते रहते हैं। और मोस्टली हमारे घरों में जो रोटी सालन बनता है वो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ना होने के बराबर होती है, ठीक है? क्योंकि हुँ। 43% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, हुँ। ठीक है? और जो प्रोटीन डेफिशिएंट होना जो है आपको अंडरवेट की तरफ लेके जाता है, क्योंकि जितना आपका मसल मास अच्छा होगा उतनी ही बॉडी में जो है वो आपका वेट गेन अच्छा होगा, ठीक है? बिल्कुल अगर ठीक आपका है। मसल मास नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो उतना ही आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। जितना मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होगा उतना ही आप मोर प्रोन टू डिजीज़ होंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़ुबैर, आप मुझे ये बताएँ कि कोई ऐसा वर्स्ट केस जो अंडरवेट आपने डील किया? रिसेंटली मैंने एक पीड्स के क्लिनिक पे मैं अपने बेटे का चेकअप करवाने के लिए गया था, तो वहाँ पे मुझे एक बच्चा नज़र आया जो उस वक्त उसकी एज थी 15 साल थी, लेकिन उसकी हाइट जो है वो 6 से 7 साल वाले बच्चे जितनी थी, और उसका वेट जो है 8 से 10 साल वाले बच्चे जितना था। लेकिन वो किस चीज़ से लड़ रहा था, वो अंडरवेट इस वजह से वो सीलिक डिजीज़ का पेशेंट था। हुँ। सीलिक डिजीज़ जिसे गंदुम से एलर्जी कहते हैं। हुँ। उसके पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं था कि हमने इसको कौन-सी चीज़ खिलानी है। वो उसको बेसिकली क्या था, डाइट में रोटी भी दे रहे थे, गंदुम वाली चीज़ें भी दे रहे थे, बेकरी प्रोडक्ट्स भी दे रहे थे। ये क्या होता था कि उसकी बॉडी जो अगेंस्ट उसके काम करना शुरू कर दी थी, क्योंकि बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब आप हुँ। गंदुम खाएँगे, आपकी बॉडी फ़ौरन से रिएक्ट करेगी। फ़ौरन से रिएक्ट करेगी, वो उसके अपने इम्यून सिस्टम को बर्बाद करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से वो अंडरवेट था। उस बच्चे को नॉलेज ही नहीं था कि मैंने क्या खाना है। तो वहाँ मैंने हुँ। पीडियाट्रिशियन से कहा कि अगर आप काइंडली ये केस मुझे रेफ़र कर दें, मैं इनको फ्री कंसल्टेशन दूँगा। तो मैंने उसको एटलीस्ट 3 मंथ फ़ॉलो-अप पे रखा, तो उसने 4 टू 5 केजीज़ वेट गेन किया और उसकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हुई थी। तो हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। उनको एक प्रॉपर सेंट्रलाइज़्ड सेंटर्स बनाने चाहिए जो डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए, जहाँ पे जैसे सीलिक डिज़ीज़ है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, डायबिटीज़ है, अंडरवेट है, या माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे लड़ रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर सेंटर्स होने चाहिए। हुँ। अच्छा, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं रात में किसी भी तरह की दूध वाली आइटम पी के नहीं सो सकती। मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होती। दिन में मैं पी लूँ तो क्योंकि हुँ। मेरी वॉक रहती है, कोई काम हुँ, वग़ैरह हुँ। कर रहे होते हैं, मैं फ़ौरन से अगर रात में मिल्क शेक है ना, तो वो हुँ। भी पी के सोऊँगी ना तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होगा और मुझे प्रॉब्लम रहती है। देखिए, लैक्टेज़ एंज़ाइम जो है ना, जैसे आप पैदा होते हैं तो आपकी बॉडी में बन जाता है, जिसका हुँ। काम है जो आप दूध से जो वो शुगर ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। हुँ। बेसिकली दूध के अंदर जो है लैक्टोज़ नाम की एक शुगर होती है, जिसको आपका लैक्टेज़ एंज़ाइम डाइजेस्ट करके तोड़ के आगे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके हुँ। आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन ऐज के साथ-साथ कुछ लोगों में वो जो लैक्टेज़ एंज़ाइम है वो कम होना शुरू हो जाता है। हुँ। ठीक है। हमारे 40s या 30s के बाद कुछ लोग कहते हैं जी मैं बचपन से दूध पी रहा था, डाइजेस्ट होता है, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि उसकी जो है लैक्टेज़ एंज़ाइम की जो एफ़िशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके कम होने की काफ़ी रीज़न हो, जेनेटिकली भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, लेकिन
बाय नेचर भी ये आपकी जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इस सूरत में यही होता है कि प्रेफ़रेबली जो है आप मिल्क को जो है वो स्किम फ़ॉर्म में लें, हुँ। या अगर आपको उससे इंडाइजेशन हो रही है तो आप इसको रिप्लेस कर लें किसी भी प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ, जैसे आलमंड मिल्क है या सोया मिल्क है उसके साथ। आप मुझे ये बताएँ कि ये जो अंडरवेट लोग होते हैं, इनको फिर अपनी कैलोरीज़ किस तरह बैलेंस रखनी चाहिए? क्या करना चाहिए? इन्हें कैसा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए? कैसी जी, फूड इनटेक करनी चाहिए जी। कि ये जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल में आ सकें? जी, कोई भी इंसान जो अंडरवेट है, सबसे पहले उसको अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए। कैलोरीज़ कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। उसको अपना वेट पता होना चाहिए, ऐज पता होनी चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए और उसको अपना एक्टिविटी फैक्टर पता होना चाहिए। अगर आप सारा दिन एक ऑफ़िस के अंदर बैठी हुई हैं, तो आपका एक्टिविटी फैक्टर 1.2 होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई काम कर रही हैं, वॉक एक्सरसाइज़ कर रही हैं 3 वीक्स, एक्टिविटी फैक्टर उस पे डिपेंड करेगा। आप इज़िली गूगल पे जाएँ, वहाँ जाके www.calories-calculator.net पे जाएँ, वहाँ पे अपनी वेट, ऐज, हाइट और जेंडर पुट करें। आप अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करें। वो आपके बेसिकली मेंटेनेंस कैलोरीज़ आ गई, जिसे हम बीएमआर का नाम देते हैं, ठीक है? बीएमआर स्टैंड फॉर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, के उस रेट के ऊपर आप बेशक कोमा के अंदर भी हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जीज़ चाहिए होती है, ठीक हुँ। है? आपके ऑर्गन्स काम करें। अब आपने वो जो कैलोरीज़ निकाली, मिसाल के तौर पे अगर वो मेरी कैलोरीज़ निकल रही हैं 2000 और मैं अंडरवेट हूँ, तो मुझे इसके अंदर 500 कैलोरीज़ का एडिशन करना चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इस एडिशन को बढ़ा के 1000 कैलोरीज़ पे लेके जाना चाहिए। और इसके साथ-साथ मुझे न्यूट्रिएंट डेंस फूड ऐड करने चाहिए, ना कि कैलोरी डेंस। अब न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या है? आपके प्रोटीन न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में गंदम है, चावल हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैं, ठीक है? इसके अलावा फैट्स की बात की जाए तो उसको हेल्दी फैट्स भी इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। अगर उसने वेट गेन करना है तो हम इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला जो ऑप्शन है वो है आपके उसके अंदर जो है वो 55% कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें, 30% फैट ऐड करें, 15% प्रोटीन ऐड करें, ठीक है? इससे आप 0.5 से 1 केजी वेट गेन कर सकते हैं 15 डेज़ में। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने साथ मसल भी बिल्ड करना है, तो आप इसको आगे नेक्स्ट कैटेगरीज़ में ले जाएँ, जिसमें आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की रेशियो जो है वो 40% कर दें, ठीक है, फैट की रेशियो 30% कर दें और 30% जो आप अपनी रेशियो है वो बेसिकली कर दें प्रोटीन की। ठीक ठीक है। है। इससे आप 1 केजी से ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रोटीन की रेशो जो है बढ़ा दी है। प्रोटीन आपका बेसिकली मेन बिल्डिंग ब्लॉक है आपके मसल मास का, आपके इन्फेक्शन से लड़ने का, आपकी बॉडी रिपेयरिंग का। और इसके बाद नेक्स्ट अगर आप थर्ड कैटेगरीज़ पे आएँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो जो है वो 50% कर दें, फैट्स की रेशो 20% कर दें और रिमेनिंग आप प्रोटीन ऐड कर दें। तो इस फॉर्म में आप जो है वो अपना वेट गेन जो है वो इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन वेट गेन से पहले आपने रूट कॉज़ लाज़मी ढूँढना है कि आपका वेट क्यों नहीं गेन हो रहा था। हुँ। कुछ लोगों में कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज़्म। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाता है, वो ज़्यादा काम करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर जाता है कि आप एक टाइम के अंदर 4-4 रोटियाँ भी बैठ के खा रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रही। और हाँ, कुछ लोग एग्ज़ैक्टली। जो है, वो खाली हवा भी खा लें तो वो उसको लग मोटे जाती हो है। जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वो होता है बिल्कुल। हाइपोथायराइडिज़्म। हुँ। हाइपोथायराइडिज़म में क्या होता है कि आपका वेट गेन होता है और हाइपर में वेट कम होता है। कम होता है। हाँ। अच्छा, ये आपकी एज वाइज़ भी वेरी करता है? लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं हुँ, 25 तक या 23 तक तो बहुत ज़्यादा ही स्किनी थी। तो मुझे हुँ, लगता था मैं कुछ भी खाऊँ तो वो लगेगा ही नहीं। हुँ। लेकिन पता चला जब उस एज के बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता करके हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये कोई एज वाइज़ भी वेरी कर रहा होता है कि इस एज तक वेट नहीं बढ़ेगा और आगे से फिर आपका आपने बढ़ेगा? ये भी नोटिस किया कि 25 से पीछे तक जो है आपका डेली वॉक एक्सरसाइज की रूटीन ज़्यादा होगी, आपकी मूवमेंट्स ज़्यादा होंगी, हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। यूनिवर्सिटी में घूम फिरती रह होंगी या आप कोई ना कोई और काम कुछ भी करती खाती थी, जो दिल करता था वो खाती खाती। थी। इस बिल्कुल। वक़्त आपका मेटाबॉलिज़्म या आपकी सेहत यहाँ पीक पे होती है। 27 के बाद एजिंग का पहला साइन आना शुरू हो जाता है। इट्स मीन हुँ। दैट कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है? इस सूरत में हमें चाहिए होता है कि हम अपनी वॉक एक्सरसाइज को बढ़ाएँ और बैलेंस डाइट लें। लेकिन इस एज के बाद मोस्टली लोग क्यों मोटा होना शुरू हो जाते हैं कि उनका ऑफ़िस वर्क बैठ ज़्यादा बढ़ जाता है, सारा दिन उनका काम बैठने का होता है, उनको वॉक एक्सरसाइज की रूटीन नहीं होती और इसी एज में आके हमारी बहुत सी जो है डाइटरी इंटरवेंशन रूटीन भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल हो हम जाती है। बैलेंस फूड नहीं लेते। बिल्कुल उस ऐसे ही। एज में अगर हम बात करें तो 18 से 25 तक हम घर से खाना खा रहे होते हैं, घर का बना हुआ खा रहे होते हैं और बैलेंस मोड में ले रहे होते हैं। इस एज में आके हम ऑफ़िस में क्या करते हैं, चलो दोपहर को कुछ नहीं आया तो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, रात को जाते हुए कोई कढ़ाई खा ली और बिल्कुल इस ऐसे ही। एज में हमारी बैलेंस जो डाइट है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? और इस एज में क्योंकि आके हमारे एजिंग के साइन भी आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इस एज में आके मेटाबॉलिज़्म भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आप हुँ। चाह रहे हैं कि आपका मेटाबॉलिज़्म बेस्ट रहे, तो आपको एटलीस्ट 3 डेज़ इन अ वीक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा आपका मसल बिल्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी कैलोरीज़ भी बर्न होंगी। हुँ, हुँ,
जितनी अच्छी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी तो उतना ही आपकी ओबेसिटी की रेशो कम हो जाएगी। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने ये बात सुनी है कि भई 25 तक आपका जो दिल करता है आप खाओ, ठीक है? लेकिन 25 के बाद ना बस सोच-सोच के खाओ कि क्या ये अब हम जैसे समोसे हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, जी, बिल्कुल। बर्गर्स हो गए, तो हाँ ये जी। कहते हैं कि 25 के बाद ना बस ज़रा थोड़ा हाथ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, 25 तक बहुत अय्याशी हो गई। तो इस बात में क्या रियलिटी है? नहीं, वैसे तो हमें जैसे हमारी जो है टीनेज स्टार्ट होती है, हमें उस वक़्त या बचपन से ही हमें बैलेंस में लेके चलना चाहिए, ठीक है? हर चीज़ की ओवर कंज़म्पशन जो है वो नुकसानदेह है, ठीक है? हमारी बॉडी सप्लाई और डिमांड के प्रोसेस पे चलती है। मिसाल के मेरी बॉडी की नीड 1500 कैलोरीज़ है, मैं 1500 खाता रहूँगा तो इसी पे वेट मेंटेन रहेगा। जिस दिन मैं 2000 खाना शुरू कर दूँगा, बेशक वो एज मेरी 11 साल की है, मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हुँ, लेकिन 11, 12, 15 साल या 18 साल की एज तक हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। हुँ। इस वजह से होती है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। हम बच्चे जो अगर आप बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करके देखें, शाम में कोई ना कोई गेम्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा लेकिन है। आफ्टर 25 हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो भी काफ़ी सेडेंटरी हो जाता है। हुँ, हमें स्टार्टिंग से बैलेंस में चलना चाहिए, ठीक है? 25 के बाद ये होता है कि जो अब आपकी बॉडी की डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट, वो 18 से कारी कंप्लीट हो चुकी हुई होती है। हुँ। जो एक चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ आना शुरू होती है। अब डिक्लाइन में अगर आप अपनी बेस को कैसे लेके चलते हैं, इट्स अप टू यू। इसलिए कहा जाता है कि आप 20 के बाद जो है, अगर आपने पहले कुछ गलत खा पी लिया, तो 20 के बाद आप उसको वहाँ पे स्टॉप कर दें। अब से ही अच्छा खाना शुरू कर दें। हुँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, जो अंडरवेट होते हैं ना उनको एक तो जो शेक है बनाना शेक, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बनाना शेक पियो जी, आप लोग तो एक-एक टाइम पे 6-6 12-12 केले खा जाओ। हाँ जी, तो उसमें खजूरें भी डाल खजूरें भी लें। डाल दो और वो शेक पियो तो आप देखना आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल। अंडरवेट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक हाँ टाइम पे जी। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं दुआएँ करती थी, या अल्लाह मैं मोटी हो जाऊँ, या अल्लाह मैं मोटी हो जाऊँ, ठीक है? लेकिन वो फिर आपको बाद में समझ आता है कि हमने गलत दुआएँ कर ली। गलत दुआएँ कर ली और हमें दुआएँ नहीं के वापस चली जाए। हमें हम वो बाद में बंदा कहता है अल्लाह ताला नहीं, वो मज़ाक ही कर रही थी, मज़ाक वापस ही ले कर लें। रही थी, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लोग एक-एक टाइम पे 6-6 केले खाते हैं, हुँ, हुँ। खजूरें ऐड करते हैं, बनाना बिल्कुल। शेक बहुत पीते और हैं। लोगों का कांसेप्ट होता है कि बनाना खा के मेरा वेट गेन हो जाएगा, बिल्कुल, पराठे खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आपको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होती है, राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ चाहिए होती है। आपको सिर्फ बनाना खाने से आप वेट नहीं गेन कर सकेंगे। बनाना बेसिकली एनर्जी डेंस फूड है। आप बनाना खाएँगे उसके बाद एक तो आप खुद को खुश महसूस करते हैं, क्योंकि बेसिकली बनाना के अंदर कुछ ऐसे केमिकल इंग्रीडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपको हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बनाना के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, ये एक एनर्जी डेंस फूड है। इसको लेने के बाद आप महसूस करते हैं कि आपके एनर्जी लेवल बूस्ट कर गए हैं। वो हुँ, एनर्जी लेवल बूस्ट करते हैं, वो वेट नहीं बूस्ट करता। तो इसके लिए जो है बनाना जो है, आप अपनी वेट गेन जो है डाइट में ज़रूर ऐड करें। बट इस सूरत में ना ऐड करें कि खाली सिर्फ बनाना खाने से जो है, वो डेट्स खाने से जो है आपका वेट गेन हो जाएगा। आपको ओवरऑल कैलोरी सरप्लस में खाना होता है। आपको एक दिन के अंदर 5 से 6 छोटे-छोटे मील्स लेने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह ब्रेकफ़ास्ट किया है, उसके बाद मिड मॉर्निंग में स्नैक लें, फिर दोपहर का खाना खाएँ, मिड इवनिंग में स्नैक लें, फिर रात का खाना खाएँ और बिफ़ोर बेड टाइम भी कोई मील ऐड करें। आप अपनी पूरी कैलोरीज़ को पूरे दिन के अंदर डिवाइड करें और कैलोरी सरप्लस में खाएँ अगर वेट गेन करना है। खाली हुँ। बनानाज़ आपका वेट गेन नहीं करवाएँगे, वेट गेन के लिए आपको एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन भी चाहिए होता है। जैसे आपको वेट लॉस के लिए 1.2 केजी पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए होता है, तो वेट गेन के लिए आपको ये रेशियो 1.8 तक चली जाती है। ठीक है। आपको एक एक्यूरेट प्लान चाहिए होता है इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिम क्या रोल प्ले करती है वेट गेन करने के लिए? जिम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो आपकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वो आपको बेसिकली मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। जितना अच्छा आपका मसल बिल्ड होगा उतनी ही आपकी बॉडी की अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और बेसिकली वेट गेन जो है वो खाली ये बेली फैट गेन करना नहीं होता। वेट गेन होता है कि आपके अच्छे मसल डेवलप हुए हुए हों, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो इतने अच्छे हों कि अगर आपको 30-35 मिनट वॉक करनी पड़े तो उसमें आपका सांस ना भूले। आप हुँ, वेट गेन करने के बाद अगर आपका सांस फूल रहा है तो इसका मतलब आपने फैट गेन किया है। वेट गेन करने का मतलब होता है कि आप मसल गेन करें। मसल आपका बेसिकली रियल एसेट है, फैट नहीं एसेट। मेरा वेट गेन करने वालों को सिर्फ एक ही मसला है कि डू फोकस ऑन मसल मास रेदर देन टू फैट। तो यानी जिम, एक्सरसाइज़ ये सब हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर ज़ुबैर ये भी बताएँ कि जो अंडरवेट लोग हैं, जी। इनका हार्मोनल क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? फीमेल्स में जो मोस्टली लोगों का कांसेप्ट है कि पीसीओएस जो है सिर्फ ओवरवेट लोगों को होता है, लेकिन पीसीओएस जो है वो अंडरवेट फीमेल्स को भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, ये एक बड़ा कांसेप्ट है कि पीसीओएस सिर्फ जो है वो वेट गेन का इश्यूज़ है, अंडरवेट को भी पीसीओएस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो वो अंडरवेट को भी हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, वो भी अंडरवेट को हो सकता है। अंडरवेट लोगों को जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी भूख बिल्कुल ना लगना,
ईटिंग डिसऑर्डर है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा अंडरवेट लोगों को जो है मोर प्रोन टू डिजीज़ होते हैं, उनका जो फूड इंसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों को फूड इंटॉलरेंसेस होती हैं, जैसे कुछ लोगों को दूध हज़म नहीं हो पा रहा होता है, कुछ लोगों को जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते और कुछ लोग रोटी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली उनको देखना होता है वेट गेन करने के दौरान। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि जो हम अपनी नींद पूरी-पूरी रात जागते रहते हैं, हुँ। चलो पूरी रात नहीं तो 2 बजे तक तो जागते हैं, सभी जागते हैं। जी। तो इससे भी कोई हमारे वेट पे असर होता है? हाँ, इससे वेट लॉस तो नहीं होता, लेकिन वेट गेन ज़रूर होता है। अच्छा, आप यानी जो अंडरवेट है वो जागे पूरी-पूरी रात। नहीं, लेकिन जागना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बॉडी की नीड है 7 से 8 घंटे की रात की स्लीप। हुँ, उसके दौरान आपकी बॉडी क्या करती है, वो आपके सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनको रीस्टोर करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक खाना खाया, आपके स्टमक में एसिड रिलीज़ हुआ, उसने स्टमक के अंदर आकर जो डिस्ट्रक्शन वगैरह की एसिड के बाद, अब उस डिस्ट्रक्शन को रिपेयर किसने करना है? जब आप रात को सोएँगे तब। जो हुँ। आप सारा दिन काम कर रहे हैं, अपने मसल को फटीग दे रहे हैं, वो हुँ। रिपेयरिंग कब होगी? जब आप रात को सोएँगे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए रात का जो जागना है वो नुकसानदेह है एज़ वेट गेन करने वालों के भी और वेट लॉस करने के वालों, क्योंकि आपकी बॉडी की जो प्रॉपर रिपेयरिंग होती है वो रात में होती है। क्योंकि जो आपका बेसिकली रात को आपको सुलाने वाला हार्मोन, इसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो बेसिकली मगरिब के बाद एक्टिव होता है और रात 11 बजे तक रहता है। जब रात 11 बजे आप नहीं सोते तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट हार्मोन, जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जो बेसिकली आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जो है रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो आपको क्या करता है कि वो आपकी बॉडी में जाके नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन कॉज़ करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी वही हार्मोन कॉज़ कर रहा होता है, ठीक है? हुँ। तो जब स्ट्रेस आप नहीं सोएँगे तो फिर स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाएगा और स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव होगा तो इसकी जगह जो ग्रोथ हार्मोन जिसने एक्टिव होना था वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो मेन आपकी बॉडी का फंक्शन है वो बाईपास हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे खुद को थका-थका महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे होंगे, इससे बेटर है कि रात 7 से 8 घंटे की रात की नींद पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। जो बॉयज़ अंडरवेट होते हैं वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? हाँ, जो बॉयज़ अंडरवेट होते हैं उन कुछ मेल्स में जो है इनफर्टिलिटीज़ के भी इश्यूज़ होते हैं। उनकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथिंग है वो भी कम होती है और मोर प्रोन टू डिज़ीज़ होते हैं और उसके अलावा बहुत से वो डिप्रेस्ड होते हैं वो, क्योंकि उनको एक कंज़र्वेटिव एनवायरनमेंट में उनको हर वक़्त क्रिटिसिज़्म फेस करना पड़ रहा होता है। तो उनमें कुछ लोग जो होते हैं वो बेसिकली सिंड्रोम्स भी फेस कर रहे होते हैं डिज़ीज़ के। तो जो मेल है या फीमेल है, ये अंडरवेट जो है इसमें बीमारियाँ होना कॉमन बात है, ठीक है? हुँ। जिस तरह ओवरवेट में आपको कोई न बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, पीसीओज़ है, फैटी लिवर है, इस हुँ। तरह अंडरवेट में भी आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं, जिसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया जिसे है, एच पाइलोरी की वजह से उनका मैदा ख़राब रहता है, तो क्योंकि उनको फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वो भी अंडरवेट हो सकते हैं। तो हुँ। अंडरवेट को भी डिज़ीज़ हो सकती हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ ओवरवेट को होती हैं। अंडरवेट की वजह से डॉक्टर ज़ुबैर इंटेस्टाइन्स भी अक्सर मैंने देखा है कि वन ऑफ माय फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा स्किनी है, तो हुँ, उसकी जो है ना स्टमक प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन हुँ, स्टमक प्रॉब्लम के साथ साथ उसकी अब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ गया है कि व्हेनेवर शी वेंट टू द वॉशरूम तो उसको ब्लीड आउट होता है। हुँ, तो हुँ। इसका क्या? देखिए, जब ब्लीड आउट होता है ये बेसिकली लीकी गट से लिंक करता है। लीकी गट में जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आपकी लीकी गट होने की वजह से जो टॉक्सिन्स हैं, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, सोजिश हो जाती है, या वो क्या करता है कि आपकी गट को डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। उस वजह से स्टूल पास हो रहा था। और लीकी गट की वजह, जो लीकी गट है वो सिर्फ ओवरवेट में नहीं होती, ये अंडरवेट लोगों में भी हो सकती है। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो लोग अंडरवेट होते हैं उनकी फूड चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। वो भी जंक फूड्स का इंटेक उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमाज़ या कंटामिनेटेड फूड वो भी खा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो स्टूल के साथ ब्लड का आना है, ये आपके लीकी गट का जो है वो इंडिकेशन है। तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या होता है कि उनका जीआई ट्रैक जो है बेसिकली वो डिस्टर्ब होता है, तो उसमें उनकी गट भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इस जो बेसिकली अंडरवेट लोग होते हैं, उनको भी जो है बेसिकली जो है फर्मेंटेड फूड इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं, उनको भी प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। तो वो भी ये जब तक ये चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, पल्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, तब तक वो भी लीकी गट को हील अप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक फूड आइटम बताया कि भई जो अंडरवेट लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप बनाना शेक बहुत ज़्यादा पिएँ, डेट्स बहुत ज़्यादा खाएँ। हुँ। क्या आप हमें कोई 5 से 7 ऐसे फूड आइटम्स बता सकते हैं या ऐसे कॉम्बोज़ बता सकते हैं हुँ। कि जो उन्हें एज़ अ स्नैक यूज़ करना चाहिए, तो उससे उनकी हेल्थ पे, उनके वेट पे बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट आएगा?
मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जांपल कि वो एक ओट्स बना रहे हैं, दलिया का एक प्याला बना रहे हैं, तो वो लेमन चिकन ओट्स भी बना सकते हैं कि 100 ग्राम उसके अंदर वो चिकन ऐड करें, बाकी 1 कप रोल ओट्स ऐड करें और उसको जिस तरह वो लाइक आप 1 कप ऑफ बॉयल पहले ओट्स ले लें, ठीक है? उसके अंदर जो है वो आप मसाले के तौर पे वेजिटेबल्स ऐड कर लें, जिसमें आप शिमला मिर्च ऐड कर लें, धनिया ऐड कर लें, उसके बाद मसालाज़ ऐड करके उसको भून लें। उसके ग्राम क्या-क्या है, उसके अंदर 100 ग्राम चिकन ऐड करें और उसको आप ले लें। अब हुँ, आप जो ये मील ले रहे हैं इसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, क्योंकि जब आप जो सब्जियाँ ऐड की हैं उनको भूनेंगे तो आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी डालेंगे। तो हुँ, आपको तीनों फूड ग्रुप्स मिल गए। प्रोटीन भी मिल गया, फैट्स भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गए, ठीक है? बिल्कुल, और ये 450 कैलोरीज़ का ये आपका एक मील बनेगा। ठीक है। ठीक है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट स्नैक की तरफ आते हैं, तो स्नैक में आपके पास हेल्दी चॉइस है कि आप 2 एप्पल्स ऐड करें और उसके साथ नट्स भी लें। अब हुँ, आप उसके साथ अगर 10 टू 20 ऑलमंड्स ले लेंगे, तो 20 ऑलमंड से 200 कैलोरीज़ आपको वहाँ से मिल गई और 160 कैलोरीज़ आपको एप्पल से मिल गई। तो आपकी अराउंड 850 कैलोरीज़ के करीब आपके मील्स तो यहाँ से कंप्लीट हो गए। आपने फूड कॉम्बिनेशन ऐसे चूज़ करने हैं कि कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ प्रोटीन और फैट भी होना चाहिए और फ्रूट के साथ जो है वो नट्स होने चाहिए, ठीक है? ठीक इसी है। तरह अगर आप योगर्ट ले रहे हैं तो योगर्ट के साथ आप 2 एग व्हाइट्स भी ले सकते हैं, ठीक है? हुँ, योगर्ट का 2 बनानास भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर दोपहर का आपका मील है तो आप 1 प्लेट ऑफ अगर आप राइस ले रहे हैं तो उसके साथ आप 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन लें, 1 प्लेट ऑफ सैलेड लें और 1 कप ऑफ योगर्ट लें। तो आपने इसमें बैलेंस अमाउंट में आपने प्रोबायोटिक्स भी ले लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया और फाइबर भी ले लिया, ठीक हुँ, है? अब इस तरह आपका इवनिंग स्नैक आता है, तो इवनिंग स्नैक में आप 1 कप ऑफ मिल्क लें और 2 टेबलस्पून पीनट बटर ले लें। ठीक है, मिल्क से अगेन आपको अच्छी अमाउंट में जो है वो प्रोटीन भी मिलेगा। मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड है, उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्ब भी होता है, फैट भी होता है। इसके साथ आपने 2 टेबलस्पून जो पीनट बटर लिया है, उसकी जो है वो जो फूड की जो साइज़ है वो कम है, लेकिन उसमें आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि उसमें हुँ, आपको फैट भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है। हुँ, हुँ, ये हुँ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप नाइट में बात करें तो उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फूड ऐड करनी चाहिए, जिसमें फ़िश है, जिसमें आप साल्मन ले सकते हैं, आप सार्डिन्स ले सकते हैं, आपको 200 से 300 ग्राम ये ऐड करनी चाहिए। उसके साथ आपको एक अच्छी अमाउंट में जो है 1 रोटी ऐड कर लें और 3 टू 5 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर लें। और अगर बिफोर बेड की बात की जाए तो बिफोर बेड जो है वो आप उसमें कोई भी सीज़नल फ्रूट के साथ जो है सीड्स ऐड कर लें, लाइक पम्पकिन सीड ऐड कर लें, फ्लैक्स सीड ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें। इसमें अच्छी अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और साथ इसके आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा प्रोटीन्स का और कार्ब्स का। ये सीड्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? सीड जो है ना, अभी तक इसका कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ नहीं है। अदरवाइज़ इनमें न्यूट्रिशन होती है, लेकिन कुछ लोग जो है सीड्स को सेल कर रहे हैं, जी ये पीसीओएस को रिवर्स कर देगा, ये डायबिटीज़ को रिवर्स कर देगा। और कुछ मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है इसके ऊपर रील्स बनाई हुई हैं, मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है जी। 1 ग्लास दूध में जो कैल्शियम है उतना ही आपको 1 टेबलस्पून चिया सीड से मिल जाएगा। ये टोटली फेक है। ओह! आपको 100 ग्राम जो है चिया सीड से उतना कैल्शियम मिलेगा जितना एक दूध के ग्लास से मिल रहा है। ठीक हुँ, है? अगर आप कहें कि आप किसी भी डिज़ीज़ को खाली सीड्स लेके रिवर्स कर लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। हुँ, इट्स टोटली स्कैम। सीड्स आपको सिर्फ बैलेंस डाइट के साथ हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज इनका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं मौजूद कि वो पीसीओएस को रिवर्स कर देंगे या डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये इनमें अच्छी अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन ज़रूर होती है, फाइबर ज़रूर होता है, बट ये किसी भी डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। और कोई भी सिंगल न्यूट्रिएंट आजकल जैसे कि मोरिंगा बहुत बिक रहा है, ठीक है? बहुत से डायटीशियन ने भी ये काम शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो जो फेक टैक्टिक्स लगा के बेच रहे हैं, मोरिंगा हो गया, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया, कोई भी सीड किसी डिज़ीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता अनटिल कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट ना करें। तो ये जो कहा जाता है कि भई चिया सीड आप इस तरह पी लें तो बस हुँ। आप तो दिनों में जो पतले भी हो जाएँगे और आपका तो सारा अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी हो जाएँगी, तो ये सब स्कैम है? टोटली स्कैम है। वेट लॉस ओनली पॉसिबल बाय कैलोरी डेफिसिट, ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लें। अगर किसी को गलत साबित कर देता है तो दोबारा उनको भी पॉडकास्ट पे बुला लीजिएगा और मुझे भी बुला लीजिएगा। मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सकता हूँ कि सिर्फ कैलोरी डेफिसिट जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकती है वेट लॉस के लिए, और कैलोरी सरप्लस ही आपको हेल्प आउट कर सकती है वेट गेन के लिए। कोई भी सीड किसी डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता। कोई कहवा, कोई सीड्स ये कोई काम कहवा, ये कहवे जितने भी यूज़ होते हैं ये सारे डाययूरेटिक्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में जाके थर्मिक इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ठीक है? आप कॉफ़ी पीते हैं, आप फ़ौरन से फ़ील करते हैं कि एक्टिव फ़ील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। वो क्योंकि बेसिकली आपकी हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है? और आप फ़ील करते हैं कि आपकी बॉ उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में थर्मिक इफेक्ट बढ़ता है और थर्मिक इफेक्ट से आपको लगता है कि आपकी कैलोरीज़ बर्न हो रही हैं। नॉट पॉसिबल। ओनली 15% आपकी कैलोरीज़
थर्मिक इफेक्ट से बर्न होती हैं। अगर आपको कोई कहता है कि ये कहवा पी लो, ये सिरप पी लो, ये गोली खा लो तो वेट लॉस हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स टोटली स्कैम। अच्छा, तो फिर ये जो अभी तो हम अंडरवेट की बात कर लें, लेकिन साथ ही चलें एक और बात याद आ जाती है, वो कर लेते हैं कि जी ये जो जिम्स के अंदर डिफरेंट बॉडी बनाने के चक्कर में कि भाई नहीं हमने अपनी बॉडी एक शेप अप करनी है बॉडी, और ये प्रोटीन्स आप ले लें, ये आप मल्टी वाइटामिन्स ले लें, जी तो इस बिल्कुल। तरह की चीज़ें जो दी जाती है स्पेशली बॉयज़ को दी जाती है आप बॉडी बेसिकली बिल्डर्स बात के कर लिए। रही हैं वे प्रोटीन की। जी 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 जी। बेसिकली वे प्रोटीन जो है वो प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव प्रोटीन्स है कि हम इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करके लेके आ रहे हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर जो सर्टिफाइड है और वो समझ रहा है कि आपकी बॉडी में मसल मास गेन करने के लिए आपको ज़रूरत है, ज़रूरत कब बनती है जब आप अपनी डाइट से वो प्रोटीन नहीं ले पा रहे। अगर आप प्रोटीन इनटेक जो आपकी बॉडी को नीड है अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं, डाइट से मुराद मटन, चिकन, बीफ, फिश, एग्स, पल्सेस से आप अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर पा रहे हैं, तो देन डेफिनेटली बात है कि आपको नहीं ज़रूरत उस वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत। ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे, वो आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं, वो सेफ़ है। बस सेफ़ की भी वो बेसिकली आपको चेक कर लेना चाहिए कि वो एफडीए अप्रूव्ड हैं या नहीं है। उसकी कितनी डोज़ेज लेनी चाहिए वो कोई हेल्थ एक्सपर्ट डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए इतनी सेफ़ है और इतनी नहीं सेफ़। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हमने अंडरवेट बात की है, तो इसके साथ अब हम वेट लॉस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि वेट लॉस के लिए ये तो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा 2024 का भी, और पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल बेसिकली ट्रेंडिंग होना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वेट लॉस जो है जी, ये बताएं कि 2024 में क्या क्या ट्रेंड्स थे, कौन कौन सी टिप्स दी जाती थी, कौन कौन सी डाइट्स दी जाती थी जो 2024 में हम लोग कर चुके हैं। बेसिकली मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो मैंने जो मोस्टली ट्रेंड फॉलो किए हैं 2024 के अंदर, उसमें 3 मेजर डाइट्स हैं जो 2024 में ट्रेंड करती रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रेजेंट है। जो WHO की स्टडीज़ हैं या WHO की कैलकुलेशंस है, उसके मुताबिक 58.2% जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त ओवरवेट है। ठीक है। और इसके अलावा जो 43.1% पाकिस्तानीज़ हैं वो इस वक्त ओबीज़ हैं, जिनमें प्रॉपर ओबेसिटी है। जो एशियन कट ऑफ की स्टडीज़ बताती है उसके मुताबिक 73% पाकिस्तानी जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं। तो हम पाकिस्तानीज़ को जो है ना वेट गेन की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त वेट लॉस की ज़्यादा लॉस ज़रूरत, की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल डायबिटीज़ का कैपिटल बन गए हैं। बिल्कुल आप हर 10 लोगों का टेस्ट करवाएंगे उसमें से 6 आपको या प्री डायबिटिक मिलेंगे या डायबिटीज़ से अफेक्टेड मिलेंगे। ऐसे ही है। ठीक है। अब आते हैं हम उस बात के ऊपर कि 2024 में कौन सी ट्रेंडिंग डाइट्स रही हैं। जो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग डाइट रही है वो बेसिकली रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, बहुत ज़्यादा ठीक। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, मुझे भी जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो सबसे पहले यही क्लाइंट कहते हैं हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करवा दें। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बाद में आएंगे। नंबर 2 पे जो डाइट रही है वो बेसिकली रही है कीटो डाइट। बिल्कुल ऐसे और कीटो डाइट अब से नहीं ट्रेंडिंग पे, ये लास्ट 10 ईयर्स से ट्रेंडिंग पे है। और नंबर 3 पे जो डाइट रही है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या अल्कलाइन डाइट जिनको नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले हम अगर बात करें तो वो हम कर सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो स्टिल ट्रेंडिंग टॉपिक है पूरी दुनिया में कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से ये होगा ये होगा। ये एक्चुअली ऐसे ट्रेंडिंग में आई कि जापान के बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, मुझे अब एक्चुअली उनका कंप्लीट नेम नहीं याद, ठीक है, उनको इस बात के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है कि उन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग से एक प्रोसेस जो वैसे नेचुरली भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, ऑटोफेजी, के जो डेड सेल्स हैं हमारी बॉडी उनको रिपेयर कर रही, उनको रिप्लेस कर रही होती है न्यू सेल्स के साथ। ठीक है। ऑटोफेजी जो है वो बेसिकली एजिंग को स्टॉप करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, इस तरह के सारे इसके साथ टर्मिनोलॉजीज अटैच की जाती हैं। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसके बाद इस डाइट को थोड़ी सी हाइप मिल गई। ठीक है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग की बहुत सी टाइप हैं, कोई 12-12 घंटे की विंडो चूज़ कर रहा है, कोई 14-10 की कर रहा है, कोई 16-8 की कर रहा है, कोई 18-6 की कर रहा है, कोई 24 की कर रहा है। अगर बात की जाए इंटरमीडिएट फास्टिंग की तो बेस्ट विंडो मैं रिकमेंड करता हूँ किसी पेशेंट की कि आपने कैलोरी डेफिसिट के अंदर खाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई भी डाइट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लें। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक डाइटरी टेक्निक है, एक तरीकाकार है जो आपको बताता है कि इस टाइम में आपने फीड करना और इस टाइम में आपने खाना बंद कर देना है। ठीक है। अब 16-8 विंडो जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल है कि आप 8 घंटे खाएं, 16 घंटे की फास्टिंग करें फॉर वेट लॉस, फॉर प्री डायबिटीज़, फॉर फैटी लिवर, इट्स इफेक्टिव। नंबर 2 पे आती है कीटो डाइट, जिसके मैं स्ट्रिक्टली बहुत अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट होना भी चाहिए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे। एपिलेप्सी से मुराद जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे।
ये बेसिकली अमेरिका में एक फैमिली थी जिन्होंने इस डाइट को इंट्रोड्यूस करवाया था 1958 में। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा ये डाइट बिल्कुल डेड हो गई। फिर 95 के बाद ये डाइट दोबारा हाइप पे गई। फिर 2017 में जो है उनको इस बात पे बुला के अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद फिर इस डाइट को हाइप मिल गई। कीटो डाइट बेसिकली क्या होती है, हाई इन फैट, हाई इन प्रोटीन, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपने 70% फैट लेना है, 20% आपने प्रोटीन लेना है और 10% आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। तो ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी, बट कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इसको फॉलो किया। फिर उसके बाद ये एक वेट लॉस के लिए डाइट बन गई और अब इसको वेट लॉस के लिए धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। बट इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर आवर पाकिस्तानी पीपल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये लॉन्ग टर्म आप लेके नहीं चल सकते। क्योंकि हमारी शादियों में चले जाएँ, हमारी फोतियों में चले जाएँ, वहाँ पे आपको सिर्फ रोटी चावल ही खाने को मिलते हैं। बिल्कुल है तो कीटो में रोटी चावल बंद होते हैं, इसलिए कीटो रिलायबल नहीं है। इस डाइट को बेसिकली हाइप मिली एक इंडियन एक्ट्रेस है मलाइका अरोड़ा। वो अपने साथ एक बॉटल अल्कलाइन वाटर की जो है वो कैरी करती थी जिम के बाहर, और आते थे और वो मीडिया एंकर पर्सन पूछते थे, वो कहती थी मैं जी अल्कलाइन डाइट ले रही हूँ। अब हमारी जो कौम है बेचारी सीधी सादी भोली भाली कौम है, बस उठाते हैं जो सेलिब्रिटीज़ फॉलो कर रहे हैं, बस अंधाधुंध चल पड़ते हैं। बिल्कुल है उसके ऊपर ये नहीं पीछा है कि ये आई कहाँ से है, इसके नुकसानात क्या हैं। वहाँ से इसको हाइप मिली। बहुत से जो नॉन प्रोफेशनल है उसने इसको और पीक दे दी। बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं है। इसमें ये होता है कि आपने प्लांट बेस्ड फूड्स लेनी होती हैं, ठीक है, ब्रोकली है, स्पिनिच है, ये आपने फूड लेनी होती हैं। आपने कम्प्लीटली जो है प्रोटीन को अवॉइड करना है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट थी। ये एक हाइप क्रिएट की गई है जी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आप अल्कलाइन डाइट ले लें, आप ये प्लांट डाइट। ये सारी डाइट्स जितनी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल करवा रहा है किसी डिजीज़ पर्सन को तो इट्स सेफ़। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ये सेफ़ नहीं है। बट अगर मेरी नज़र में अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो इंटरमीडिएट फास्टिंग सेफ़ है, बट बाकी दोनों डाइट जो हैं वो सेफ़ नहीं है जनरल पब्लिक के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो 2025 में आप खुद भी माशाल्लाह डाइटिशियन है, तो आप बताएं कि 2025 में कौन से ट्रेंड्स हमारी ऑडियंस को फॉलो करने चाहिए डाइट से रिलेटेड? वैसे हमारी जो ऑडियंस है ना, उन्होंने 2025 के स्टार्ट पे एक ही डाइट को ट्रेंड दे दिया है वो है अंडे वाली डाइट। ठीक है, एग डाइट, बिल्कुल एग ठीक डाइट है है। जिसमें 400-500 कैलोरीज खाएं बिल्कुल और ठीक उसका है। वेट रिड्यूस करना चाहिए। और अब ये उसी भी को- एक एक्ट्रेस की बदौलत ही है। ये भी एक एक्ट्रेस की बदौलत ही है, किसी हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं है। बिल्कुल। आपको हमेशा जो स्कैम्स मिलेंगे ना वो यहाँ से ही मिलते उठते हुए बिल्कुल मिलेंगे ऐसे। कि नॉन प्रोफेशनल्स ही ऐसी इन्फॉर्मेशन को हवा दे रहे होते हैं। अब एग डाइट हो गई जो ऑलरेडी 2025 के जनवरी में जिसको पीक मिल गई, बहुत से लोगों ने इन्फ्लुएंसर ने उठा के करनी भी शुरू कर दी है। ऐसी शॉर्ट टर्म डाइट्स हर दौर में आती रहेंगी, ठीक है। हमारी जो कौम है या ये जितने भी दुनिया में इंसान है ना, वो ओवरनाइट पतला होना चाहते हैं। बिल्कुल वो ऐसे। चाहते हैं कोई मैजिकल पिल मिल जाए, रात को खाएं सुबह पतला हो जाए। जो हमने 5-8 साल के अंदर वेट गेन किया है ना, हम इसको ओवरनाइट कम कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी जो ट्रेंडिंग डाइट्स आएंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टिल 2025 के अंदर ट्रेंड करती रहेगी, कीटो स्टिल करती रहेगी, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई शॉर्ट टर्म डाइट्स आती रहेंगी। जैसे कोई एप्पल डाइट आ जाएगी, कुछ ऐसे बाद कोई एक्टर कह देगा मैंने पूरा हफ्ता सेब खाए थे, 7-8 किलो वजन कम किया, आप भी खाने शुरू कर दें, बिल्कुल बाकी ऐसे। लोग भी शुरू हो जाएंगे। इस तरह की ट्रेंडिंग डाइट्स आती रहेंगी। बट अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो शुड बी टेक डेफिसिट कैलोरीज मील, बैलेंस मील जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, फैट्स भी हों, और आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि ये जो आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं ये सस्टेनेबल भी होगा या नहीं होगा। कोई भी डाइट करें उससे जो आपका वेट रिडक्शन है पर मंथ में 3 to 4 kg होनी चाहिए। अगर वेट लॉस करते वक्त आपको महसूस हो रहा है कि आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपको थकावट हो रही है और आपको महसूस हो रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो इट्स मीन डैट कि यू आर डेफिसिट इन योर कैलोरीज मोर देन योर नीड, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है। आपने वो डाइट चूज़ करनी है जो आपकी बॉडी के लिए एक्यूरेट है, आपकी बॉडी के लिए फिजिबल है। वो नहीं चूज़ करनी जिसे 4-5 किलो तो आप कम कर लें पर बाद में आप साइड इफ़ेक्ट को पूरा करते सारी ज़िंदगी गुजार दें। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग जो अपनी डेली रूटीन में चॉकलेट्स और ये मिठाई और ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं, तो उनको हेल्थ वाइज क्या इफ़ेक्ट होता है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है जो शुगर के अगेंस्ट होते हैं। जैसे आपने बात की चॉकलेट्स की, मिठाइयों की, और या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी बात की। मैंने ये मिथ ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा है कि शुगर को हम टॉक्सिन लेबल लगा देते हैं कि ये ऐसे ही जहर है, है, वाइट शुगर तो बस जहर क्रॉस है, कर दो, नहीं जहर है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी चीज़ की ओवर कंजम्पशन जहर होती है, ठीक है। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप चॉकलेट छोड़ दें। अगर आपकी बर्थडे है तो उसकी जगह सिर्फ आप बादाम खा लें और आप बर्थडे का केक ना खाएं, तो ये आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं।
आपने खुद को पनिशमेंट नहीं देनी, आपने खुद को सज़ा नहीं देनी। अगर आप खुद को सज़ा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद आप ईटिंग डिसऑर्डर से लड़ना शुरू कर देंगे। आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है कि आप बिल्कुल कोई भी खाना खाएँगे, जो हेल्दी खाना भी जो नहीं हेल्दी भी होगा तो आपको वॉमिट आना शुरू हो जाएगी। ओह! ठीक है। ऐसा भी हो सकता है? जी, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, या आप बिंज ईटिंग की तरफ चले जाएँगे कि आप देखेंगे कि चलो जी मैंने कल किसी के सबके सामने केक नहीं खाया था, मैं अकेली कमरे में बैठी हूँ, आप पूरा केक खाना शुरू कर देंगे स्ट्रेस में। ठीक। ओह! किसी भी फूड को टॉक्सिन लेबल करना जो है ना वो गलत बात है। आप उस चीज़ को लें अगर वो आपके मेंटेनेंस कैलोरीज़ के अंदर आती है। अगर आप 1 क्यूब ऑफ चॉकलेट डेली खा रहे हैं, सिर्फ़ खाएँ। अगर आपके वो बैलेंस डाइट के अंदर आ रहा है, अगर आप 1 प्लेट ऑफ राइस आपकी बैलेंस डाइट के अंदर आ रही है, तो आप डेफ़िनिटली खाएँ। अगर आपका दिल कर रहा है मिठाई ओकेजनली खाने को, आप ईद शब रात पे खा रहे हैं तो खाएँ। अब हुँ, ईद शब रात के ऊपर आप मिठाई की जगह सलाद की प्लेट तो नहीं खाएँगे। अब जो आपको सलाद की प्लेट रिकमेंड कर रहा है तो वो दुनिया का कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो कहेगा कि भई सलाद को मिठाई से रिप्लेस कर लो। बिल्कुल। ठीक है, आप खाएँ ज़रूर बट उसकी ओवर कंज़म्पशन ना करें। हुँ। उसको मॉडरेशन में रख के खाएँ तो इट्स सेफ फॉर यू। अगर ओवर कंज़म्पशन में खाएँगे फिर डेफ़िनिटली इट्स टॉक्सिन फॉर यू। डॉक्टर ज़ुबैर, एक चीज़ और बताएँ कि ये जी, माइंडफुल ईटिंग और ये माइंडफुल वॉक, इसमें जी। क्या डिफरेंशिएशन? जिस तरह एवोल्यूशन आ रही है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम गैजेट्स का इंटेक हमारा गैजेट्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं साथ फ़ोन के ऊपर पोएम सुन रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह आप अगर बात करें, बड़ों की बात करें तो वो टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं और साथ खाना खा रहे हैं, बिल्कुल शोज़ ऐसा देख कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये बेसिकली ये भी एक अनहेल्दी पैटर्न है। ठीक जब है। आप खाना खा रहे हो तो खाना शुड बी इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, और जो आप खाना खा रहे हो उसकी क्वांटिटी आपको पता हो कि आप कितनी क्वांटिटी इनटेक कर रहे हैं। जब आप टीवी के सामने बैठ के खाते हैं ना, आपको नहीं पता चलता। आप साथ टीवी देख रहे हैं, आप एक की बजाय 2 रोटियाँ खा जाते हैं, 2 की बजाय 4 खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो होता है। माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप खाना खाएँ तो आप शुड बी पीसफुली बैठ के खाएँ, आप कोई गैजेट्स ना यूज़ कर रहे हों और हुँ, आप अपने खाने पे फ़ोकस करके खाएँ। बिल्कुल ठीक है। देन जाके ये है कि आप एक प्रॉपर जब वो खाना खाएँगे तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन भी प्रॉपर होगी और आपका स्टमक जल्दी फिल अप हो जाएगा, क्योंकि उस वक़्त आपका फ़ोकस उस खाने के ऊपर होगा। क्योंकि जब आप टीवी देख रहे होंगे तो आपका फ़ोकस टीवी पे होगा और अल्टरनेटली साथ आप खाना खा रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं। ये भी वेट गेन होने की एक मेन रीज़न हो सकती है कि हमारे खाने का पैटर्न गलत है। हम गलत हुँ। एनवायरनमेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर्स भाई, बहुत सारी मदर्स स्पेशली क्या करती हैं कि बच्चों को पहले ही मोबाइल पे पोएम लगा के और खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। हुँ, ठीक है, वो बच्चे को भी नहीं पता होता वो कितना खा रहा है और माँ को हुँ, भी नहीं पता होता कि भाई इसको मैंने कितना खिला दिया है। हुँ। तो वो बच्चे का माइंड भी टोटल गैजेट की तरफ ही होता है। तो बिल्कुल। इससे उस बच्चे पे हेल्थ वाइज क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पोएम्स वगैरह सुन रहे होते हैं या मोबाइल का यूज़ जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, उन बच्चों का जो है मूड स्विंग्स भी उतने ज़्यादा होते हैं फूड्स को लेके। बिल्कुल फॉर ऐसा है। एग्ज़ाम्पल, आप देखेंगे उन बच्चों का जो फ़ास्ट फूड का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? और माएँ क्या करती हैं कि बच्चों की, क्योंकि वो अपना जो हेल्दी वो अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए बच्चों को पोएम लगाती है, खाता रहेगा साथ। लेकिन बच्चों को भी एक टाइम के अंदर एक ख़ास अमाउंट ऑफ जो है कैलोरीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है? बिल्कुल और ऐसे ही। ख़ास अमाउंट ऑफ उसको जो है वो कार्ब, प्रोटीन और वो चाहिए होता है। लेकिन जब आप उसको मोबाइल यूज़ पे करवा रहे होते हो तो बच्चे का फूड के साथ वो रिलेशन ही नहीं डेवलप हो पाता जो नहीं हो होना चाहिए। पाते, और बिल्कुल बच्चों को ऐसा। यही नहीं पता होता है कि मैं कौन-सी चीज़ खा रहा हूँ। फूड हम्म। सिलेक्शन जो है बच्चों की वीक हो जाती है। अगर आप उसको मोबाइल साइड पर रख के उसको साथ बिठा के खुद खिलाएँगे ना, तो उसको पता होगा कि इसका क्या ज़ायका है, राइस का क्या टेस्ट है, फ्रूट्स का क्या टेस्ट है। लेकिन जब मोबाइल देख रहा है उसको टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। मोस्टली हम्म। वो कार्बोहाइड्रेट्स पे लाइक करना शुरू कर देगा। स्लंटीज़, ये पिज़्ज़ाज़, ये साथ फ्राइज़, इन चीज़ों पे बच्चे फिर ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और साथ-साथ वो अपनी फूड का इंटेक जो सिलेक्शन है वो उसको वो जो है रिड्यूस कर रहा है। ये मेन रीज़न हो सकती हैं ठीक इसके। है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे ये जी, बताएं कि हमने अभी अंडरवेट और वेट लॉस पे बात की, जी। तो दोनों की ही ज़रूरत एक आम इंसान को तब पेश आती है जब वो बॉडी शेमिंग का बहुत पीक पे शिकार बन चुका होता है। हुँ, तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी सोसाइटी में बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन है, बहुत ही हुँ, ज़्यादा आम है, आप किसी को भी कुछ भी कह देते हो ये सोचे समझे बगैर कि उसको हुँ, कितना हर्ट होगा। हुँ। तो इसकी वजह से हेल्थ वाइज, स्ट्रेस वाइज क्या क्या इश्यूज आ सकते देखिए, बॉडी शेमिंग का तो एक चैप्टर जो है ना प्रॉपर हमारे निसाब में ऐड होना चाहिए। हैं? हमारे छोटों से लेकर बड़ों को पता होना चाहिए कि हमने दूसरे इंसान से किस तरह बात करनी है।
हमारी सोसाइटी में कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बिल्कुल इसके बारे में कोई एजुकेशन ही नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा क्योंकि जब सकती। तक शौर ही नहीं दिया जाएगा तो अगले को कैसे पता चलेगा कि मैंने कैसे बात करी। बिल्कुल। और बॉडी शेमिंग की वजह से हमने बहुत से लोगों को जो है वो स्लीपिंग पिल्स देते देखा है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लड़ते हुए देखा है, इसी वजह से कि वो कुछ लोग अपने आप को कमरों में बंद करना शुरू कर दिया है बिल्कुल ऐसे कि ही है। मुझे वो बाहर जाता तो मोटा कहते। अब उन लोगों को दूसरों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी को ये कह देंगे ना चंद हमदर्दी के अल्फाज में, कोई नहीं यार तुम वेट कम कर लोगे, तुम हिम्मत तो करो। लेकिन मैंने देखा है सोसाइटीज़ में, जब मेरे पेशेंट मुझे आके बताते हैं, जब मैं वेट लॉस जर्नी में जाती हूँ, मैं कहती हूँ ना चाय में चीनी कम कर दे, ले तू 2 चम्मच चीनी घटाना केड़ा वेट तेरा घट जाना, कोई नहीं तू पी, तू केड़ा एक हफ्ते च केड़ा वेट घट जाना तेरा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। तुम खाओ। अब लोगों में हमारे इतनी अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस इंसान को जब टारगेट कर रहे हैं, आइदर मे बी वो वेट रिड्यूस इस वजह से कर रहा हो कि उसको कोई बीमारी हो, और आइदर वो कोई वेट रिड्यूस कर रहा हो कि उसके लिए ज़रूरी हो। लेकिन हमारे सोसाइटी में टारगेट किया जाता है कि आपका अगर वेट लॉस है तो तब भी आपको क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है, वेट गेन है तब भी क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है। सोसाइटी में बेसिकली क्या है कि बेसिक जो है शऊर, जो जिसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, वही नहीं है। वो निसाब में ऐड करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है अगर किसी को आप उसकी ज़ात की बेस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल जब ऐसे। तक आप उसकी ज़ात को टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे, मुआशरे में अमन नहीं हो सकता। हमारे मुआशरे में एक्सट्रीमिस्ट की होने की रीज़न ही यही है कि हम लोगों को उनकी शेप्स के बेस के ऊपर टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो बेचारा किस बीमारी से लड़ रहा है, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, वो किस ट्रॉमा से आ रहा है। बिल्कुल ये ऐसे। सारी चीज़ें जो है हमारी सोसाइटीज़ को समझनी चाहिए, और शायद मे भी आने वाले सालों में हम समझ लें, क्योंकि हमारी सोसाइटी के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। पार्क्स हैं नहीं, ना उनके पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, ना उनके पास फिटनेस क्लब है, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने एक दूसरे को देख के बॉडी शेमिंग करनी है। बिल्कुल आई होप ऐसे। कि हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। कुछ जो है सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। ये सेंटेंस जो किसी की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ओवरऑल ये हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि इफेक्टिव अगर आप स्ट्रेस में हो तो हम्म, आप हेल्दी तो लाइफस्टाइल नहीं ना गुजारे। अगर आपका इंटरनल ही पीसफुल नहीं है जी तो आप एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ भी कैसे कैसे अच्छी करेंगे, करोगे। वही पर्सन आगे नेगेटिव होता जाएगा, लोगों के बारे बिल्कुल। में नेगेटिव सोचता जाएगा और उसमें एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता होगा कि उस बंदे में एग्रेशन क्यों आया, क्योंकि वो सोसाइटी ने उसको एग्रेशन दिया तो यहाँ तक आया वो। तो इसलिए हमें सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ों को लेके आना चाहिए। अगर कोई वॉक कर रहा है तो उसको उसको मोटिवेट करना चाहिए, और बल्कि खुद भी साथ वॉक करनी चाहिए अगर बिल्कुल आप ओबीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे बिल्कुल जो ऐसे। पार्क हैं उनको बहाल होना चाहिए, और हमारे होटल्स जो हैं उनको कम होना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो की मदद से आपके अंडरवेट होने के सारे मसाइल खत्म हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।